हेलो दोस्तों, आज हम रिकर्शन और रिकर्सिव फंक्शंस की बात करेंगे। इसके लिए हम एक सिंपल सा फंक्शन देख लेते हैं। इस फंक्शन में मैंने क्या लिया है, f नाम का फंक्शन है। इसमें एक इंटीजर वैल्यू i ले रहा हूँ, उसके अंदर मैं i की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ और फिर मैं f को ही दोबारा कॉल कर दे रहा हूँ। f के अंदर से मैं f को ही दोबारा कॉल कर दे रहा हूँ। तो जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है तो उसे हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। और ये जो प्रोसेस है, अपने आप को कॉल करने का प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं रिकर्शन। नॉर्मली फंक्शंस में क्या होता था, जैसे मेन के अंदर से हम किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं या एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं। लेकिन रिकर्शन में क्या होता है, फंक्शन अपने अंदर से अपने आप को ही कॉल करता है। जैसे यहाँ से f ने पहले कुछ काम किया, कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंट की, उसके बाद अपने आप को ही कॉल कर दिया। तो इस टाइप के फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर f हमारा क्या है, रिकर्सिव फंक्शन। तो अब देख लेते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन काम कैसे करते हैं। सबसे पहले मेरा मेन से f कॉल होगा। यहाँ पर मैंने f को 1 की वैल्यू के साथ कॉल किया है, तो i में क्या आ जाएगी मेरी वैल्यू 1। फिर मेरी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। प्रिंट स्टेटमेंट में क्या करवा रहा हूँ, i की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ, तो मेरा 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर मेरी क्या होगी, fi+1 यानी कि f2, ये कॉल होगा मेरा। तो f कॉल होगा तो क्या होगा, मेरा कंट्रोल वापस यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी हम इसको अच्छे से समझने के लिए इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं। तो मेरा कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ पर। फिर मेरी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ से 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर मेरा fi+1, फिर से f कॉल होगा f3 के लिए, तो फिर मेरा कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। फिर i की वैल्यू प्रिंट होगी 3, फिर मेरा f4 कॉल हो जाएगा। फिर मेरा कंट्रोल यहाँ आएगा, यहाँ से i की वैल्यू 4 प्रिंट होगी, फिर f5 के लिए कॉल हो जाएगा। फिर यहाँ से मेरी 5 प्रिंट हो जाएगी और फिर f6 के लिए कॉल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस मेरा चलता ही रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक कि मेरी मेमोरी फुल या ओवरफ्लो नहीं हो जाती। अब मेरी मेमोरी फुल या ओवरफ्लो क्यों होगी, तो जब हम रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं तो मेरी मेमोरी में फंक्शन की एक ही डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है। लेकिन जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल किया, यहाँ से fi+1 पर आया, तो मुझे वापस इसी फंक्शन की स्टार्टिंग पर जाना पड़ेगा। तो मुझे जाने से पहले ये स्टोर करना पड़ेगा कि मुझे लौट कर वापस कहाँ पर आना है। मान लो इसके बाद भी कोई एक प्रिंट स्टेटमेंट होती, तो जब मैं लौट कर वापस आता तो मुझे वो प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करनी होती। तो मुझे ये स्टोर करना पड़ता है कि मुझे लौट कर वापस कहाँ आना है। तो जब भी मैं रिकर्शन लिखता हूँ तो मेरी इस कॉल से पहले मेमोरी में कंप्यूटर स्टोर कर लेता है कि मुझे लौट कर वापस कहाँ आना है। जैसे मुझे यहाँ पर कहाँ पर लोड करना है, फर्स्ट फंक्शन के लिए मुझे सेकंड लाइन पर लोड कराना है। फिर इसी तरह जब यहाँ से कॉल जाएगी तो ये एक को स्टोर कर लेगा कि सेकंड फंक्शन कॉल के लिए मुझे फिर से सेकंड लाइन पर लोड कराना है। इसी तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करता करता वो स्टोर करता जाएगा। तो मेरी मेमोरी क्या है, फुल होती जाएगी। तो मेरे कंप्यूटर में कुछ लिमिटेड मेमोरी होगी, तो जैसे ही वो फुल हो जाएगी तब तक मेरा प्रोग्राम रन करेगा। उसके बाद मुझे सेगमेंटेशन फॉल्ट या मेमोरी फुल का एरर दे देगा। तो अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम। अभी हमने क्या देखा कि हमारे फंक्शन में इसको कहीं भी रोकने के लिए कोई है ही नहीं। यहाँ से f6 से फिर f7 जाता, फिर f8 जाता, फिर f9 जाता, इस तरह से ये बस आगे बढ़ता ही जाता। तो हमें क्या करना होता है, इसको टर्मिनेट कराने के लिए कि भाई ये कहीं तो जाके रुके, हमें एक बेस कंडीशन देनी होती है। बेस कंडीशन क्या होती है कि जब i की वैल्यू ये पहुंच जाए तो उसके बाद ये रुक जाए। तो जैसे हम i की वैल्यू मान लो 3 के साथ देख लेते हैं। मैं ये कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ i = 3, तो यहीं से ये रिटर्न कर जाए और आगे ना बढ़े। तो उस केस में कैसे काम करेगा, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक कंडीशन ऐड कर दी कि जैसे i की वैल्यू 3 हो, मेरा फंक्शन यहीं से रिटर्न कर जाए, ये 2 लाइनें एग्जीक्यूट ना हो। तो इस केस में मेरा कंट्रोल कैसे जाएगा, सबसे पहले मेन से वही 1 के लिए कॉल आएगी, i की वैल्यू 1 आएगी, ये देखेगा i 3 के इक्वल है, नहीं है, तो इसको प्रिंट करेगा यहाँ से। फिर f2 के लिए कॉल कर देगा। तो जब f2 के लिए कॉल करेगा तो मेरा क्या होगा, कंट्रोल यहाँ आएगा, फिर से देखेगा i 3 के इक्वल है, नहीं है, फिर यहाँ से i की वैल्यू 2 प्रिंट कर देगा, फिर f3 के लिए कॉल कर देगा। जब ये f3 के लिए कॉल करेगा तो क्या होगा, मेरा फिर से कंट्रोल यहाँ जाएगा। अब चेक करेगा i = 3, यस, ये तो मेरी कंडीशन ट्रू है, तो यहीं से ये रिटर्न कर जाएगा। ये इन 2 स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा।
तो रिटर्न करके ये कहाँ आएगा, वापस मेरा इस स्टेट में आएगा कि यहाँ से मैंने कॉल की थी, तो जब मेरी यहाँ से रिटर्न हो तो ये वापस लौट के यहीं आ जा। इसके बाद क्या है, कोई स्टेटमेंट है नहीं, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से रिटर्न होके वापस पिछले वाले फंक्शन पर आ जाएगा। ये मेरा रिटर्न होके यहाँ पर आ गया, और यहाँ से क्या है, ये भी लास्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद और कोई स्टेटमेंट मुझे प्रिंट करनी नहीं, तो मेरा कंट्रोल कहाँ जाएगा, मेन फंक्शन में जाएगा जहाँ से मेरा F1 कॉल हुआ था, तो मेरा कंट्रोल यहाँ आ गया। इसके बाद अगर और कोई स्टेटमेंट होती तो वो एग्जीक्यूट करता, कोई और स्टेटमेंट नहीं है तो मेरा प्रोग्राम क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो मेरी क्या ही वैल्यू प्रिंट होगी, 1 और 2। अगर मैं यहाँ पर i की वैल्यू 6 कर देता, i = 6, तब रिटर्न हो, तो मेरा क्या प्रिंट होता, 1 होता, फिर 2 होता, फिर 3 होता, फिर 4 होता, फिर 5 होता, फिर जैसे ही 6 आता वो रिटर्न करना शुरू कर देता, तो मेरी ये 5 वैल्यू प्रिंट हो जाती। तो इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं बेस कंडीशन की हेल्प से। ये जो हम कंडीशन लगाते हैं, टर्मिनेशन कंडीशन, इसे हम कहते हैं बेस कंडीशन। तो हम बेस कंडीशन से कंट्रोल कर सकते हैं हमारे रिकर्शन को, इनफाइनाइट लूप बनने से बचा सकते हैं। अभी रिकर्शन के साथ एक और कंसेप्ट आता है रिकर्शन ट्री का। बेसिकली क्या है, हम अब तक क्या करते आ रहे थे, समझाने के लिए हर एक फंक्शन की कॉपी बना के रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन जब आपका इस तरह से बड़ा प्रोग्राम हो जाता है तो उसमें कॉपी बना के समझाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो समझाने के लिए क्या करते हैं, हम उन्हीं रिकर्सिव कॉल्स को एक ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे जो हमारा अभी था 1 2 3 ऐसे कॉल हो रहा था ना, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, F1 कि पहले मेरा रिकर्शन कॉल हुआ i की वैल्यू 1 के लिए, फिर मेरा कॉल हुआ i की वैल्यू 2 के लिए, फिर मेरा कॉल हुआ i की वैल्यू 3 के लिए, और यहाँ से ये रिटर्न जाने लगा। तो इस फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक ट्री या लैडर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम क्या कह देते हैं, रिकर्शन ट्री। और बेसिकली पर्पज़ इसका यही होता है ताकि हमें कोई भी फंक्शन को उसको समझाना हो तो रिकर्शन ट्री की हेल्प से समझाना काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर हम कॉपी बना के समझाने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, और रिकर्शन ट्री की हेल्प से हम काफ़ी ईजिली देख सकते हैं कि हमारी फंक्शंस किस तरह से कॉल हो रहे हैं, रिकर्सिव फंक्शन में क्या क्या वैल्यूज़ जा रही हैं। अभी हम रिकर्शन को और अच्छे से समझने के लिए अपने VS कोड में ये 4 प्रोग्राम्स बना लेते हैं। पहला प्रोग्राम तो क्या होगा, हम जो डिस्कस कर रहे थे अभी कि हमें नंबर्स 1 to n प्रिंट करवाने हैं। हमारे नंबर्स कैसे प्रिंट हो रहे थे, पहले 1 हो रहा था, फिर 2 हो रहा था, फिर 3 हो रहा था, फिर जैसे मेरी कंडीशन आ रही थी वहाँ से रिटर्न कर जा रहा था। तो मैं अगर यूज़र से एंटर करवा लूँ कि n की वैल्यू मान लो 5 हो, तो मेरा वहाँ तक प्रिंट होगा। तो पहले हम 1 to n नंबर प्रिंट कराने का प्रोग्राम देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसी को रिवर्स ऑर्डर में, अगर मुझे 1 to n की जगह n to 1 प्रिंट कराना हो तो कैसे करा सकता हूँ। फिर मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को 5 टाइम्स करना हो, जैसे मान लो हेलो मुझे 5 टाइम्स प्रिंट कराना हो, तो इसको देख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर का प्रोग्राम बनाएंगे। फैक्टोरियल बेसिकली आपका क्या होता है, 1 to n का प्रोडक्ट होता है। जैसे मान लो आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो इसका क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, उस नंबर से लेके 1 तक का प्रोडक्ट जो भी आएगा वो आपका फैक्टोरियल होगा। तो हम ये 4 प्रोग्राम बना के देखेंगे VS कोड में, जिससे हमें रिकर्शन और अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हम 1 to n प्रिंट कराने का प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना होगा, एक n वैल्यू लेनी होगी कि मुझे कहाँ तक प्रिंट कराना है, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने फंक्शन को 1 के साथ कॉल करना पड़ेगा। 1 to n कराना है तो 1 के साथ कॉल कर दिया, साथ में मैं क्या पास कर देता हूँ, n, कि मुझे n तक प्रिंट कराना है। n से जैसे ही बड़ा हो उसके आगे मुझे प्रिंट नहीं कराना, n तक प्रिंट कराना है, तो मैं n भी पास कर देता हूँ। तो अब मेरा f क्या है, किसी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो वही टाइप का होगा। इसके अंदर मेरे क्या होंगे, 2 वेरिएबल होंगे, एक 1 की वैल्यू मैं i वेरिएबल में ले लेता हूँ और n की वैल्यू मैं n वेरिएबल में ले लेता हूँ। इसके अंदर मेरी कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले टर्मिनेशन कंडीशन। अगर मेरा इफ़ i ग्रेटर देन n हो जाता है, जैसे ही मेरा i n से बड़ा हो जाए तो मुझे क्या करना है, रिटर्न कर जाना है यहीं से ही, और आगे प्रिंट नहीं कराना। अदरवाइज़ मुझे क्या करना है, i की वैल्यू को प्रिंट कराना है। फिर मुझे क्या करना है, i+1, जैसे मेरा 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट कराना है, फिर 3 प्रिंट कराना है, तो i+1 के लिए इसको कॉल करना है, और n मैं पास कर देता हूँ साथ में, ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ अपनी बेस कंडीशन को कि n की वैल्यू जो भी पास हो वहाँ तक ही प्रिंट हो, उसके बाद मेरा वापस आ जाए। तो अभी इसको रन करके देखते हैं। मेरा क्या प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5। अभी मैं n की वैल्यू चेंज करके 15 कर देता हूँ। अब देखते हैं, तो मेरी 1 to 15 प्रिंट हो गई। तो फंक्शन कॉल जो हमने समझी थी उसी तरह से चलेंगी, बस आपकी जितनी n की वैल्यू होगी वहाँ तक चलेगी। उसके बाद आपकी i वाली कंडीशन, इफ़ i ग्रेटर देन n, ये जब भी सेटिस्फाई हो जाएगी वहीं से रिटर्न होनी शुरू हो जाएगी।
अब इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करके हम n/1 कैसे प्रिंट करा सकते हैं ये देख लेते हैं। अभी इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे थे, हम पहले प्रिंट कर रहे थे i की वैल्यू और फिर हमारा रिकर्शन कॉल कर रहे थे। अगर मैं इस ऑर्डर को रिवर्स कर दूं, पहले मैं फंक्शन कॉल करूं और फिर मैं प्रिंट करूं, तो होगा क्या मेरा, सबसे पहले मेरा f1 के लिए कॉल होगा, राइट। f1 में जैसे ही यहाँ पर आएगा, यहाँ से ये f2 का कॉल करने चला जाएगा, फिर से आएगा, फिर से यहाँ से f3 का कॉल करने चला जाएगा, और जैसे ही मेरी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, मान लो मेरे को 3 तक ही प्रिंट कराने थे, तो जैसे ही f4 का कॉल करने जाएगा, वहाँ से वो रिटर्न कर जाएगा, स्टेटमेंट से रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न करके कहाँ आएगा, रिटर्न करके हमने देखा था जहाँ से ब्रांच करता है वहीं पर आता है, यहाँ आएगा। इसके बाद वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, जो कि क्या है, प्रिंट। प्रिंट के अंदर ये आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। इस फंक्शन में आई की वैल्यू क्या होगी मेरी, 3, तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, 3। फिर इसके बाद कोई भी और स्टेटमेंट नहीं है, तो ये वापस लौट के पिछली कॉल पे आएगा, f2 पे आएगा। f2 पे कहाँ पे आएगा, इसी पे आएगा। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या थी, 2, तो मेरा 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर लौट के किस पे आएगा, f1 पे आएगा, और फिर मेरा क्या होगा, यहाँ से 1 प्रिंट हो जाएगा। और फिर इससे लौट के कहाँ जाएगा मेरा कंट्रोल, मेन प्रोग्राम में, यहाँ पे जाएगा और यहाँ से रिटर्न होके टर्मिनेट हो जाएगा। तो मेरा रिवर्स ऑर्डर में 3, 2, 1 प्रिंट हो जाएगा। तो मुझे अगर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है तो मुझे बस क्या करना है, इन दोनों स्टेटमेंट का ऑर्डर चेंज कर दूँ, fi+1 को ऊपर लिख दूँ प्रिंट f के। तो इसको करके देखते हैं। तो मेरा क्या हो गया, रिवर्स में प्रिंट हो गया। अभी इसकी फंक्शन कॉल्स को फिर से देख लेते हैं कि कैसे हो रही है। सबसे पहले मेरा मेन से f1 कॉल होगा, तो मेरा इस फंक्शन में आएगा, यहाँ पे चेक करेगा i की वैल्यू 3 है, नहीं है, तो ये क्या होगा, fi+1 मेरी रिकर्शन कॉल में चला जाएगा। i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के लिए रिकर्शन कॉल में चला गया। फिर मेरा क्या होगा, फिर से चेक करेगा, i की वैल्यू 3 है, नहीं है, तो नेक्स्ट fi+1 3 के लिए कॉल कर देगा। फिर मेरा क्या होगा, i = 3, ये ट्रू हो जाएगा, तो मेरा यहीं से रिटर्न मार जाएगा। आगे की दोनों स्टेटमेंट fi+1 और प्रिंट f को इग्नोर कर देगा। यहाँ से रिटर्न होकर कहाँ आ जाएगा, मेरा इस प्रिंट f स्टेटमेंट पर आ जाएगा। यहाँ पर मेरी i की वैल्यू क्या थी, 2, तो मेरा 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर मेरा रिटर्न होके f1 वाली कॉल पर आ जाएगा। यहाँ पर i की वैल्यू क्या थी, 1, इसको प्रिंट करेगा और फिर मेरा कंट्रोल मेन में चला जाएगा। तो जस्ट लाइन्स को ऊपर नीचे करने से हम 1 to n और n to 1 प्रिंट करा सकते हैं। हमें बस समझना क्या है कि फंक्शन कॉल्स किस तरह से हो रही है। अभी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या था, हेलो को हमें 5 टाइम्स प्रिंट कराना था। तो इसी प्रोग्राम को मैं स्लाइटली मॉडिफाई करके उसको अचीव कर सकता हूँ। कैसे, पहले तो मैं n की वैल्यू 5 ले लेता हूँ कि मुझे 5 टाइम्स प्रिंट कराना है। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, सेम मेरी कंडीशन क्या होगी, जैसे ही 5 से बढ़ाए रिटर्न कर जाए, अदरवाइज नेक्स्ट के लिए कॉल करता जाए। और यहाँ पर मैं क्या करूँ, %n जो मैं i की वैल्यू प्रिंट करा रहा था, इसी जगह हेलो प्रिंट करा दूँ। तो मेरी कॉल कितनी बार चलेगी, पहले f1 के लिए कॉल होगा, फिर यहाँ से f2 के लिए कॉल होगा, फिर f3 के लिए कॉल होगा, फिर f4 के लिए कॉल होगा, फिर f5 के लिए कॉल होगा, फिर f6 के लिए कॉल होगा। अब जैसे ही 6 के लिए कॉल होगा तो मेरा 6 > n, ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। तो मेरा फंक्शन यहाँ से रिटर्न करके f5 पर आ जाएगा। f5 पर कहाँ पर आएगा, मेरी प्रिंट स्टेटमेंट पर आएगा। तो मेरा एक बार हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक। फिर उससे रिटर्न करके कहाँ आएगा, f4 पर आएगा। f4 में कहाँ आएगा, प्रिंट f पर आएगा। तो मेरा एक बार और हेलो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह फिर लौट के f3 पर आएगा, f3 से हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर मेरा लौट के f2 पे आएगा, यहाँ से हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर मेरा लौट के f1 पे आएगा, यहाँ से मेरा हेलो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मेरा क्या होगा, f1 की कॉल कहाँ से आई थी, मेरे मेन फंक्शन से आई थी। तो यहाँ से कंट्रोल मेरा वापस मेन फंक्शन में चला जाएगा और यहाँ से रिटर्न 0 के मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और मेरा हेलो 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। बेसिकली n जितना भी मैं दूंगा उतने टाइम्स मेरा हेलो प्रिंट हो जाएगा। इसको भी अभी रन करके देख लेते हैं। तो मेरा यहाँ पर हेलो 5 टाइम्स प्रिंट हो गया। तो ये अभी जो हमने 3 प्रोग्राम बनाए, ये तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर तरह के थे, सेम कंडीशंस थी। बस हमने एक बार 1 to n प्रिंट कराया, फिर n to 1 प्रिंट कराया और फिर i की वैल्यू की जगह हमने हेलो प्रिंट कराया। अब हम एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमें क्या करना है, 1 to n नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है। किसी भी नंबर के फैक्टोरियल का मतलब है उस नंबर से लेके 1 तक का मल्टीप्लिकेशन।
जैसे 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 4 टू 1 का मल्टीप्लिकेशन। 3 फैक्टोरियल का क्या हुआ, 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू 1, और 1 फैक्टोरियल का क्या होता है, 1। हम 1 तक ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 फैक्टोरियल का क्या हुआ, 1। तो अब मैं इस 5 फैक्टोरियल को फैक्टोरियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे 5 फैक्टोरियल को मैं ये लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या था, मेरा 4 फैक्टोरियल था। तो मैं ये लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसी तरह 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या है, मेरा 3 फैक्टोरियल है। इस तरह 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो मेरा 1 फैक्टोरियल है ही। तो अगर मैं इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, n इंटू एन माइनस 1। अगर n मेरा 1 से बड़ा है, जैसे हमने यहाँ देखा 2 3 4 5 के लिए क्या थी, n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। और 1 होगी अगर मेरा n 1 के इक्वल है, कि भाई 1 का फैक्टोरियल 1 होगा। और किसका अगर मुझे फैक्टोरियल निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। जैसे 5 फैक्टोरियल निकालना है तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये लिख सकता हूँ। तो इसी चीज़ का यूज़ करके, इस इक्वेशन का यूज़ करके हम फैक्टोरियल का रिकर्शन प्रोग्राम लिखते हैं। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, n की वैल्यू, कि मुझे किसका फैक्टोरियल निकालना है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, आंसर, जिसके अंदर मैं क्या स्टोर करूँगा, जो भी मेरी फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी। और इस आंसर की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, अपने रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू। तो मैं लिख देता हूँ आंसर इक्वल टू फैक्ट, जो मेरा एक रिकर्सिव फंक्शन है, और इसमें मैं n की वैल्यू को पास कर देता हूँ। जो भी मेरा ये रिकर्सिव फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा वो मैं आंसर में स्टोर कर दूंगा। और फिर मैं क्या करूँगा, इस आंसर को प्रिंट करवा दूंगा, क्या बोल के, फैक्टोरियल ऑफ n इज़ दिस। ठीक है, तो मेरे यहाँ क्या आएंगे, n कोमा आंसर, कि मेरा n का फैक्टोरियल आंसर है। ठीक है, अब मुझे क्या लिखना है, फैक्ट जो मेरा रिकर्सिव फंक्शन था उसकी डेफिनेशन लिखनी है। अब फैक्ट मेरा किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट। फिर मेरा फंक्शन का नाम, और ले क्या रहा है, ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहा है, तो ये मैंने n में ले ली। उसके बाद हमने देखा था हमारी कंडीशन क्या थी, n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, अगर एक से बड़ा है तो। पर अगर एक है, n की वैल्यू अगर एक है तो मेरा फैक्टोरियल क्या होता था, 1। तो सबसे पहले मैं टर्मिनेशन कंडीशन लिख देता हूँ, इफ़ n इक्वल इक्वल 1। अगर मेरा 1 है तो मुझे पता है क्या रिटर्न करना है, 1, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1। अदरवाइज़ अगर वो 1 के इक्वल नहीं है, 1 से बड़ा है, तो मुझे क्या करना है, रिटर्न n इंटू फैक्ट ऑफ यही फंक्शन, क्योंकि ये मेरा फैक्टोरियल निकाल के दे रहा है n माइनस 1। तो मेरा क्या आएगा, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, फिर 4 का क्या होगा, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। तो इस तरह से मैं अपने फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो पहले इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, फिर इसकी रिकर्शन कॉल्स को देख लेते हैं कि कैसे कैसे कॉल्स हो रही है। फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 1 120। तो 5 का फैक्टोरियल क्या आ गया मेरा, 120। तो अभी इसकी रिकर्शन कॉल्स को देख लेते हैं कि इस फंक्शन की रिकर्शन कॉल कैसे कैसे हो रही है। तो ये मेरा फैक्ट का रिकर्सिव फंक्शन था, क्या था, अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 ही रिटर्न कर दूँ, अदरवाइज़ n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1 मैं रिकर्सिव कॉल कर दूँ। और मेन से मेरा क्या होगा, फैक्ट n की वैल्यू के लिए कॉल होगा। हम n की वैल्यू मान लेते हैं 5 के लिए कॉल कर रहे हैं, तो मेरा फैक्ट 5 मेन से कॉल हो जाएगा। तो अब इसकी फंक्शन कॉल्स देख लेते हैं कैसे कैसे होगी। सबसे पहली फंक्शन कॉल तो क्या आएगी, फैक्ट 5 के लिए आएगी। फैक्ट 5 के लिए आएगी तो आपकी n में क्या वैल्यू आ जाएगी, 5। n की वैल्यू कंपेयर होगी 1 से, 1 के इक्वल नहीं है, तो एल्स कंडीशन में जाएगा। एल्स में क्या है, n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है, 5, तो 5 इंटू फैक्ट ऑफ 5 माइनस 1 फैक्ट 4, तो आपका फैक्ट 4 के लिए कॉल हो जाएगा। फिर 4 की वैल्यू n में जाएगी, फिर कंपेयर होगा 1 से, 1 के इक्वल नहीं है, तो फिर से एल्स में जाएगा। तो इस बार क्या होगा, रिटर्न 4 इंटू फैक्ट ऑफ 4 माइनस 1 3। फैक्ट 4 से क्या कॉल होगा, 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3। इसी तरह फैक्ट 3 से क्या कॉल होगा, 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2। फैक्ट 2 से क्या कॉल होगा, 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1। अब जब 1 में आएगा तो मेरी कंडीशन क्या चेक होगी, इफ़ n इक्वल टू 1, यस दिस इज़ ट्रू, तो मेरा क्या रिटर्न होना चाहिए, 1।
यहाँ से मेरा क्या है 1 रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होके कहाँ आएगा, मेरी फैक्ट 2 की कॉल में, जहाँ पर मेरी क्या पेंडिंग थी, रिटर्न 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1 का रिजल्ट। फैक्ट ऑफ 1 का रिजल्ट क्या आया, 1 आया। तो अब ये क्या करेगा, 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1 का रिजल्ट यानी 1, 2 इंटू 1 2 की वैल्यू फर्दर रिटर्न कर देगा। रिटर्न कहाँ करेगा, फैक्ट ऑफ 3 की कॉल में, जहाँ पर क्या वेट कर रहा था मेरा 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2 का रिजल्ट। फैक्ट ऑफ 2 का रिजल्ट क्या आया 2, तो 3 इंटू 2 6। ये रिटर्न किसको कर देगा, फैक्ट ऑफ 4 को, मेरी पिछले वाली फंक्शन कॉल को। तो वहाँ पर क्या है 4 वेट कर रहा है, 4 इंटू 6 आपका क्या आएगा 24। 24 आपकी पिछली फंक्शन कॉल को 5 इंटू फैक्ट 4 के रिजल्ट में रिटर्न हो जाएगी। तो वहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई होगी तो आपका 5 इंटू 24 120 रिजल्ट आएगा। और ये कहाँ पर रिटर्न होगा, जहाँ से इसकी कॉल आई थी। कॉल कहाँ से आई थी, मेन फंक्शन से। तो मेन फंक्शन को क्या रिटर्न हो जाएगा 120, जो कि हमने एक आंसर वेरिएबल में ले लिया था और फिर उसको प्रिंट करवा दिया था। तो इस तरह से हमारा आंसर आ रहा था 120। और अगर इसी को हम रिकर्शन ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि पहले आपकी फैक्ट 5 की कॉल जाएगी, फिर फैक्ट 4 की कॉल जाएगी, फिर फैक्ट 3 की कॉल जाएगी, फिर फैक्ट 2 की कॉल जाएगी, फिर फैक्ट 1 की कॉल जाएगी। तो रिकर्शन ट्री में आपका क्या होता है, बस सिंपल रिकर्शन कैसे कैसे जा रहा है वो दिखाते हैं। और ये हम फंक्शन कॉल्स में ये यहाँ पर क्या देख रहे थे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। जैसे 5 के अंदर 5 इंटू 4, फिर 4 के अंदर 4 इंटू 3, 3 के अंदर 3 इंटू 2, 2 के अंदर 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1, और फिर हमारा 1 कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो यहाँ से 1 रिजल्ट रिटर्न हुआ। फिर इनका प्रोडक्ट जो भी आया वो यहाँ पर रिटर्न हुआ। फिर 3 इंटू 2 6 मेरा फैक्ट 3 में रिटर्न हुआ। फिर 4 इंटू 6 मेरा यहाँ रिटर्न हुआ। और इनका प्रोडक्ट मेरा 120 मेरे मेन फंक्शन में रिटर्न हुआ। तो एग्जैक्टली हम आउटपुट देख पा रहे हैं कि कैसे 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 आ रहा है। आई होप कि इन 4 प्रोग्राम से आपको रिकर्शन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी आप इन्हीं चारों प्रोग्राम को खुद से प्रैक्टिस करिए और हर एक की फंक्शन कॉल्स ड्रॉ करने की कोशिश करिए कि ये मेरा प्रिंट कैसे हो रहा है। आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जैसे 5 की जगह 3 कर सकते हैं, 3 की जगह 7 कर सकते हैं। अलग अलग वैल्यू के लिए आप फंक्शन कॉल और रिकर्शन ट्री खुद से बनाने का ट्राई करिए। अगर आप खुद से बना पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको रिकर्शन का कंसेप्ट क्लियर है। अगर नहीं बना पा रहे तो आप इसको फिर से वॉच कर सकते हैं और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।